हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल व आधुनिक काल के सभी प्रश्नों का अभ्यास करने के बाद हिंदी के जो गद्य साहित्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन्हें भी देख चुके हैं। और इस समय जो हमारा शीर्षक चल रहा है वो नाटक और एकांकी का चल रहा है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो भी चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं उन्हें याद कराया जाए और जो कुछ समझाया जा सकता है उसे समझाकर तब प्रश्नों को हल कराया जाए। आप हिंदी विषय से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अर्थात कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी विषय से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आप इनके माध्यम से अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। ये अभ्यास के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां आपको इसका पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो अभी हम जहां तक प्रश्नों को देख चुके थे उसके आगे आज प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। हमारा शीर्षक चल रहा था नाटक और एकांकी का, तो उसके आगे हम प्रश्न देखेंगे। हमने यहां तक प्रश्न देख लिए थे कि धर्मवीर भारती के अंधा युग से संबंधित कौन सा कथन गलत है। ये प्रश्न हो गया था हमारा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वहां से शुरुआत करते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें कुछ नाट्य कृतियां दी गई हैं और कुछ नाटककार दिए हुए हैं और उन्हें सुमेलित करना है। निम्नलिखित नाट्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। पहला है एक और द्रोणाचार्य। तो एक और द्रोणाचार्य रचना है शंकर शेष जी की, उनका नाटक है। देवयानी रमेश बख्शी जी का है। आठवां सर्ग ये सुरेंद्र वर्मा जी का है और बकरी ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का नाटक है। तो इसके अनुसार विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। एक और द्रोणाचार्य, शंकर शेष, देवयानी, रमेश बख्शी, आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा जी के द्रौपदी और आठवां सर्ग, ये सब बहुत महत्वपूर्ण उनकी कृतियां हैं। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। बकरी का जो प्रकाशन हुआ था वो 1974 ईस्वी में हुआ था। और तीन कैदें ये मृदुला गर्ग जी का नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नाटककार प्रसाद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। हमें चारों विकल्प बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। आपको चारों विकल्प पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हमें ये पता है विकल्प, हमने इस पर निशान लगा लिया है तो हम और विकल्प ना पढ़ें। ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि जब हम चारों विकल्प पढ़ते हैं तो हमें उससे जुड़ी हुई और भी बातें और भी तथ्य पता चलते हैं उस प्रश्न से जुड़े हुए। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नाटककार प्रसाद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात एक गलत है और तीन सही बातें और हमें जानने को मिलेंगी। इसलिए सारे जो विकल्प हैं उन्हें विस्तार से समझना है और पढ़ना है। पहला है प्रसाद प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने अपने पात्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया है। बिल्कुल सही है। इनके पात्रों में आप देखेंगे तो इनके पात्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व दिया गया है और बहुत सशक्त पात्र। प्रसाद के सभी पात्रों में गत्यात्मकता है और परिवर्तन की आकांक्षा है। बिल्कुल सही। नाटकों के माध्यम से प्रसाद ने सांस्कृतिक पुनरुत्थान का स्तुत्य प्रयास किया है। ये भी बिल्कुल सही है। अगला है उन्होंने सभी नाटक रंगमंच को ध्यान में रखते हुए लिखे हैं और पूर्णतः अभिनय है। ये गलत है। आपको बताया था कि जयशंकर प्रसाद जी का एक कथन, अगर आपको याद हो, आपने पिछली क्लास ली हो अगर, कि जयशंकर प्रसाद जी कहते थे कि जो रंगमंच हैं वे नाटक को ध्यान में रखकर बनाए जाने चाहिए, न कि नाटक रंगमंच को ध्यान में रखकर लिखे जाने चाहिए। इस तरह से उनका एक कथन है। जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों में बहुत से जो आलोचक हैं ये बात कहते हैं कि उनके नाटकों में एक दोष है कि उसे मंच पर अभिनीत करने में बहुत समस्या होती है, क्योंकि बहुत से ऐसे दृश्य होते हैं जिन्हें रंगमंच पर दिखाना संभव नहीं है।
लेकिन जयशंकर प्रसाद जी का मानना ये था कि ये चीज ध्यान में रख करके कि मैं ऐसा लिखूं कि उसे दिखाया जा सके, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि जो रंगमंच हो वो ऐसा होना चाहिए कि वो नाटक को ठीक से अभिनीत करा सके, नाटक का ठीक से अभिनय करा सके। तो उन्होंने सभी नाटक रंगमंच को ध्यान में रखते हुए लिखे हैं। ऐसा नहीं है उन्होंने कोई भी नाटक रंगमंच को ध्यान में रख करके नहीं लिखा है, उन्होंने नाटक सिर्फ लिखा है। और पूर्णता अभिनय है ऐसा भी नहीं है, उनके नाटक जो है वे पूर्णता अभिनय नहीं है, उनका अभिनय करने में बहुत समस्या होती है। और बहुत से नाटक तो ऐसे हैं जो पहले अभिनीत हो नहीं पाते थे क्योंकि बहुत समस्या होती थी जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों का अभिनय करने में, क्योंकि ऐसे दृश्य होते थे जिन्हें रंगमंच पर दिखा पाना संभव नहीं होता था। तो यहाँ पर विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। सही इसलिए होगा क्योंकि क्या पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसाद के नाटकों और उनके पात्रों के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। नाटक, प्रसाद के जो नाटक हैं और उनके जो पात्र हैं उनसे संबंधित कोई एक कथन है जो सही नहीं है, 3 सही है। तो सही नहीं वाले को हमें देखना है। पहला है चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानता है। ये बिल्कुल गलत है। चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है चाणक्य। आपको इसके पहले चंद्रगुप्त जो पुस्तक है वो दिखाई भी थी। चंद्रगुप्त का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1931 ईस्वी, ध्यान रखिएगा। चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानता है। ये बात गलत है क्योंकि आपको याद होगा चाणक्य का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। ये चंद्रगुप्त नाटक का एक संवाद है जो कि ये बात कही है चाणक्य ने कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। वे लक्ष्य को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका मानना है कि लक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिए और उसके लिए साधन किसी भी प्रकार का हो सकता है। वे साधन की पवित्रता पर जोर नहीं देते हैं, वे लक्ष्य की प्राप्ति पर पूरा ध्यान देते हैं। तो चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानता है, ऐसा नहीं है, इसलिए पहला ही कथन सही होगा। अगला है ध्रुव स्वामिनी नारी अधिकार की आवाज बुलंद करती है, तो बिल्कुल सही है। ध्रुव स्वामिनी के बहुत से ऐसे कथन हैं जो इस बात को बिल्कुल सिद्ध करते हैं कि उसने नारी अधिकार की आवाज को बुलंद किया है। ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशित हुआ था 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। काव्यात्मकता प्रसाद के नाटकों की बहुत बड़ी विशेषता है, सही है। स्कंदगुप्त मातृभूमि के उद्धार के लिए अकेला युद्ध करने को तैयार है, ये भी सही है। स्कंदगुप्त कब प्रकाशित हुआ था? 1928 ईस्वी में। अभी पिछली क्लास में किसी ने बोला था कि मैम सन नहीं याद रहते हैं, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस अभ्यास करना है। आप मान लीजिए कि आप किसी भी चीज को, नाटकों को या नाटक का जो क्रम है उसे किसी ट्रिक से भी याद कर लेते हैं, कोई ट्रिक लगा करके, जैसे बहुत से लोग याद कर लेते हैं, या हम ही लोग कोई समस्या हो रही होती, कुछ चीज नहीं याद हो रही होती तो हम किसी ट्रिक से याद कर लेते हैं। लेकिन ट्रिक को भी तो आपको याद ही रखना पड़ेगा ना, और ट्रिक भी याद तभी रहती है जब आप उसका अभ्यास करते हैं। मान लीजिए पढ़ने के दौरान आपने किसी ट्रिक से कोई चीज याद कर ली, लेकिन वो ट्रिक आपको ऐसे याद नहीं रहेगी जब तक आप उसको 2-3 बार दोहराएंगे नहीं, उसका अभ्यास नहीं करेंगे, तो वो ट्रिक भी आपके किसी काम की नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आपको अभ्यास करना है। आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे आपको चीजें अपने आप कब रट जाएंगे बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा। इसलिए बार बार कहती हूँ कि अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने पिछले प्रश्न नहीं देखे हैं तो आप उनका निरंतर अभ्यास करिए, क्रम से पढ़िए सारे प्रश्नों को, फिर वो आपस में जुड़ते चले जाएंगे और चीजें आपको बिल्कुल याद रहती चली जाएंगी। जैसे एक प्रश्न, भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? ये आपको जब द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त जी को पढ़ाया जा रहा था तब पढ़ाया गया था। आपने एक बार अगर केवल पढ़ा है तो आपको ये बिल्कुल नहीं याद होगा, लेकिन अगर आप निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं प्रश्नों के साथ, तो आपको बिल्कुल याद होगा कि भारत भारती 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसी तरह से बहुत सी रचनाएं हैं, चाहे आप आदिकाल में चले जाइए, आप पद्मावत का प्रकाशन वर्ष, या ऐसी ही बहुत सी रचनाएं हैं जिनके प्रकाशन वर्ष हमने उस समय याद करे थे। श्री रामचरितमानस
को लिखने में कितना समय लगा। तो ये सारी चीजें आपको याद तभी रहेंगी। श्री रामचरितमानस के जो 7 कांड हैं उनका क्रम से हमने उन्हें याद किया था कि उनका क्रम क्या है। तुलसीदास जी की रचनाएं, जो 12 प्रमुख रचनाएं जो मानी जाती हैं प्रामाणिक, उनका क्रम हमने याद किया था और ट्रिक से याद किया था। और पूरी आशा करती हूँ कि उस समय आपको याद हो गया होगा। लेकिन अगर आपने उसका अभ्यास नहीं किया है, उसे 2-3 बार नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो आपको वो याद नहीं रहेगा। तो बार बार यही बात बोलूंगी कि कोई भी ट्रिक या कोई भी तरीका तभी काम करेगा जब आप अभ्यास करेंगे। बिना अभ्यास के कुछ भी आपका पढ़ लेना, कुछ भी याद कर लेना व्यर्थ हो जाता है यदि अभ्यास नहीं होता है। तो मुख्य रूप से आपको किस पर जोर देना है? अभ्यास पर। तो अभी आगे देखते हैं। जैसे अभी स्कंदगुप्त आया, तो स्कंदगुप्त किस सन में प्रकाशित हुआ? 1928 ईस्वी में। और इससे बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। सन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि वो आपको कब याद हो गए हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा। तो बस मन लगाकर पढ़िए ध्यान से और निरंतर अभ्यास करते रहिए, सब याद हो जाएगा। तो चाणक्य चंद्रगुप्त नाटक का प्रमुख पात्र और कथानायक जो है वो चंद्रगुप्त का, कथानायक कौन है चंद्रगुप्त में? चंद्रगुप्त है, उसका गुरु है। चाणक्य कौन है? चाणक्य चंद्रगुप्त नाटक का प्रमुख पात्र और कथानायक चंद्रगुप्त का गुरु है, जो इस विचार का पोषक है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। स्पष्ट है चाणक्य निष्ठुर होकर भी लक्ष्य सिद्धि पर जोर देने वाला व्यक्ति है, न कि पवित्र साधनों का इंतजार करने वाला। अगला जो प्रश्न है उसमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं और पूछा गया है, गीत की पंक्तियां हैं कि प्रयाण गीत कहाँ से लिया गया है। पंक्तियां हैं, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यह प्रयाण गीत कहाँ से लिया गया है? ध्रुव स्वामिनी से, स्कंदगुप्त से, चंद्रगुप्त से या विशाख से? तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। ये जो गीत है ये चंद्रगुप्त से लिया गया है। चंद्रगुप्त नाटक आपको इसके पहले दिखाया जा चुका है, आज फिर से दिखा देती हूँ। और ये गीत कहाँ पर है ये भी दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले जब हम चंद्रगुप्त नाटक को देख रहे हैं, सबसे पहले आपके मस्तिष्क में जो आना चाहिए वो है इसका प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मान लीजिए चंद्रगुप्त कितने वर्ष का है, तो आप याद रखिए 31 वर्ष का। जैसे ही आपसे बोलूं कि चंद्रगुप्त कितने वर्ष का है, ये सिर्फ याद रखने के लिए, तो 31 वर्ष का है। इसको इस तरह से याद रखा जा सकता है और बस 2-4 बार याद रखेंगे, फिर आपको ऐसे ही याद रहेगा। तो अभी हमें इसका गीत देखना है कि ये गीत कहाँ से लिया गया है चंद्रगुप्त नाटक में। तो ये देखिए, ये संवेद स्वर से गायन हुआ है। अलका कहती है यही तो, और फिर संवेद स्वर से गायन होता है। और ये गीत है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी, अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। बिल्कुल आपको प्रेरित कर देने वाला गीत है। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो। तो आप भी बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लीजिए कि निरंतर अभ्यास करते रहना है और सफलता अर्जित करनी है। तो ऐसी ही दृढ़ प्रतिज्ञ सोच होनी चाहिए। अभी इसके आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक का ये गीत हमने देख लिया। यह प्रयाण गीत चंद्रगुप्त से लिया गया है। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद जी का प्रमुख नाटक है। इसमें विदेशियों से भारत के संघर्ष में भारत की विजय थीम दिखाई गई है। प्रसाद जी के मन में भारत की गुलामी को लेकर एक गहरी व्यथा थी। इस ऐतिहासिक प्रसंग के माध्यम से उन्होंने अपने इसी विश्वास को वाणी दी है। अन्य विकल्प प्रसाद जी के नाटक हैं। ये सारे ही प्रसाद जी के नाटक हैं। ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, विशाख, एक बार इनका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, स्कंदगुप्त 1928 में और विशाख 1921 में प्रकाशित हुआ था।
अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में है क्या है? पारिवारिक विपन्नता है, प्रेम संबंध है, पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता है, या सामाजिक जीवन में आक्रोश और हिंसा? तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता है। आधे अधूरे नाटक का जो मूल कथानक है वो इसी से जुड़ा हुआ है। उसका कथानक आधे अधूरे नाटक है किसका? मोहन राकेश जी का है, जो कि 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके अतिरिक्त इनके कौन से नाटक हैं? आषाढ़ का एक दिन, जो कि 1900 प्रकाशित हुआ था 1958 ईस्वी में, और इसके अतिरिक्त इनका लहरों के राजहंस, जो कि 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मुझे ये रट गया है, तो आशा करती हूँ कि आपको तो बिल्कुल रट गया होगा अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है, और आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है? इसमें पुरुष एक, पुरुष दो, पुरुष तीन, पुरुष चार, ऐसे 4 पुरुषों का अभिनय दिखाया गया है, और ये एक ही पुरुष अलग अलग पात्रों का अभिनय करता है। तो जो पुरुष एक है वो महेंद्र नाथ है, विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प हैं जुनेजा, सिंघानिया व जगमोहन। आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक जो है वो महेंद्र नाथ है। आधे अधूरे नाटक के अन्य पात्र पुरुष पात्र हैं महेंद्र नाथ, सिंघानिया, जगमोहन और अशोक, और स्त्री पात्र में है सावित्री, बिन्नी और किन्नी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मोहन राकेश का नाटक नहीं है? लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, या अंधा युग? तो जो अंधा युग नाटक है ये मोहन राकेश जी का नहीं है, धर्मवीर भारती जी का है। इसे हम कई बार देख भी चुके हैं क्लास में, तो अभी तो आपको बिल्कुल जो पुस्तक है उसका जो पहला पृष्ठ है वो बिल्कुल याद हो गया होगा। ये देखिए, देख लीजिए फिर से, अंधा युग, धर्मवीर भारती। ये बिल्कुल ही ऐसे आपको ये जो है इसका कवर पेज, ये बिल्कुल आपको याद रहता होगा। तो अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की। जब हमने इसमें देख लिया कि विकल्प में अंधा युग है, तो इसका मतलब ये मोहन राकेश जी का नहीं है, ये तो धर्मवीर भारती जी का है, इसलिए विकल्प डी सही होगा। अन्य लहरों के राजहंस कब प्रकाशित हुआ? 1963 ईस्वी। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी। आधे अधूरे 1969 ईस्वी। फिर से हमने एक बार देख लिया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? कल्पना, करुणालय, अजातशत्रु या कल्पतरु? तो इसमें जो कल्पतरु है विकल्प डी, ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। अन्य सभी जयशंकर प्रसाद जी के नाटक है, कामना, करुणालय और अजातशत्रु। कल्पतरु नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है। जयशंकर प्रसाद के नाटक है सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी। जयशंकर प्रसाद जी के जो नाटक हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनका प्रकाशन वर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक अलग से तो पूछा ही जाता है, जैसे मान लीजिए अजातशत्रु का प्रकाशन वर्ष आ जाए, या परिणय, या कल्याणी। इसके अतिरिक्त क्रम भी बहुत पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी के इन नाटकों को क्रम से लगाइए प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो एक बार हम इसे अलग से भी देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी के जो नाटक हैं उनको सबसे पहले देखिए, इनका नाटक है सज्जन। सज्जन नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। कब प्रकाशित हुआ था? 1910 ईस्वी में। इसे हमने ऐसे याद रखा था कि सज्जन व्यक्ति बहुत थोड़े से रह गए हैं, बहुत कम रह गए हैं, मात्र 10। ऐसे याद रख लीजिए कि बहुत कम रह गए हैं, तो बहुत कम कितने? 10 रह गए हैं। सज्जन लोग कितने रह गए हैं? मात्र 10। और 10 से 1910 आप याद रखेंगे। ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि इनके जितने भी नाटक हैं वे सभी 1900 के बाद के होंगे, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म ही 1899 ईस्वी में हुआ था। तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं मुख्यतः वे सब 1900 के बाद की ही मिलेंगी आपको। तो सज्जन लोग कितने रह गए हैं समाज में? मुश्किल से 10। तो ऐसे आप याद रखेंगे। और कब? 1910। तो 19 तो ऐसे ही याद आपको रहेगा, बस 10 याद रखना है। अगला है कल्याणी परिणय। ये 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पहले के समय में परिणय अर्थात क्या होता है? विवाह।
बहुत जल्दी हो जाया करते थे। तो कल्याणी का परिणय मात्र 12 वर्ष की आयु में हो गया था। कल्याणी का परिणय कितने वर्ष की थी वो तब हो गया था? मात्र 12 वर्ष की आयु में कल्याणी का परिणय हो गया था। तो 1912 ईस्वी। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, कल्याणी परिणय 1912। फिर से देखिए, सज्जन 1910। सज्जन लोग कितने रह गए हैं? 10। इससे आप याद रखेंगे 1910। कल्याणी का परिणय अर्थात विवाह मात्र 12 वर्ष की आयु में हो गया था, तो इससे आप 12 याद रखेंगे और 12 के आगे बस आपको 19 लगाना है। और क से कल्याणी और क से ही करुणालय, तो दोनों ही कल्याणी और करुणालय 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुए। अब कल्याणी का परिणय चूंकि मात्र 12 वर्ष की अवस्था में हो गया था, तो बहुत करुणा थी उसके अंदर, तो कल्याणी और करुणा ये दोनों ही 12 ध्यान रखेंगे। कल्याणी से ही आपको 12 याद रखना है, और चूंकि बहुत करुणा थी उसके अंदर, तो ये भी आपको 12 याद रहेगा कल्याणी से ही। और तुरंत उसके बाद ही ये कल्याणी परिणय और करुणालय 1912 में ये प्रकाशित हुए थे। तो ये 3 आपको बिल्कुल याद हो गए होंगे, सज्जन, कल्याणी परिणय और करुणालय। 10, 12, 12। इसके बाद आता है प्रायश्चित। प्रायश्चित 13 1913 में प्रकाशित हुआ था। इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि 13 प्रायश्चित। ठीक, 13 प्रायश्चित, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि 13 प्रायश्चित मैंने देखा था, इस तरह से कोई भी वाक्य बना करके आप 13 प्रायश्चित ये शब्द याद रख सकते हैं, और 13 से 13 याद रखेंगे और प्रायश्चित 1913, इसे इस तरह से याद रखा जा सकता है। या आपके मस्तिष्क में कुछ और याद आ रहा हो, कुछ और समझ आ रहा हो आपको, तो आप इसे याद रख सकते हैं। एक क्रम आपको जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों का याद रखना है। तो सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय और प्रायश्चित, 10, 12, 12, फिर 13। इसके बाद आता है राज्यश्री। राज्यश्री को मात्र 15 वर्ष की अवस्था में मिल गया था। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि राज्य कब मिल गया था? मात्र 15 वर्ष की अवस्था में राज्य मिल गया था। ये सारी चीजें आपको तभी याद रहेंगी जब आप कम से कम इसे 1 से अधिक 2 या 3 बार सुनेंगे और याद रखेंगे। फिर अगर आपने इसे 2-3 बार अच्छे से सुन लिया और इसे अपने मस्तिष्क में दोहरा लिया, तो निश्चित रूप से आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। ये मेरा दावा है कि अगर आपने ध्यान से इन्हें 2-3 बार सुन लिया और फिर अपनी आंख बंद करके आप उसे एक बार दोहरा लीजिए अपने मस्तिष्क में, फिर ये सन आपको जीवन भर याद रहेंगे, ये निश्चित है। बस आपको ध्यान से पढ़ाई करनी है। तो राज्य कब मिला था? मात्र 15 वर्ष की अवस्था में, इसे इस तरह याद रखेंगे। कल्याणी का परिणय कब हो गया था? 12 साल की थी वो, तब उसका परिणय हो गया था। प्रायश्चित 13 प्रायश्चित। राज्यश्री 1915 ईस्वी। विशाख और अजात शत्रु इसके बाद के नाटक हैं। तो अजात शत्रु को हमने इसके पहले दूसरी तरह से याद रखा था, इसके शाह से। इसे आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि शत्रु, आपने कहा शत्रु मुख्यतः कितने होते हैं? 1 होते हैं, लेकिन यहाँ शत्रु कितने हैं? 2-2 हैं। शत्रु के आगे 2-2 लगा देना है कि शत्रु कितने हैं? 2-2। मेरा एक शत्रु नहीं है, कितने हैं? 2-2। ज्यादा शत्रु हैं भाई आपके, तो कितने शत्रु हैं? 2-2 शत्रु हैं, ऐसे याद रखना है। तो 2-2 से आपको 22 याद रहेगा और इसके आगे 19 लगा देना है। जैसे ही शत्रु शब्द आए, मैंने आपसे पूछा कि शत्रु कितने हैं, कि आपका कोई एक शत्रु है? तो आपने कहा एक नहीं, मेरे तो 2-2 शत्रु हैं। तो 2-2 से 22 याद रखेंगे और उसके आगे बस आपको 19 लगाना है। और शत्रु क्या कर रहा है? आपकी शाख को मिटा रहा है, और इसके ऊपर शत्रु आपकी शाख के ऊपर है। ठीक, तो इसके ऊपर विशाख आया है और इससे बस 1 वर्ष कम कर दीजिए, 22 के पहले 21 आता है। तो विशाख कब प्रकाशित हुआ? 1921 ईस्वी में। अजात शत्रु के ठीक पहले शाख अर्थात विशाख, इसे आपको शाख से याद रखना है कि शत्रु शाख को खत्म कर रहा है, और इसके 1 वर्ष पहले आएगा 1921। शत्रु के ऊपर शाख है, ये ध्यान रखिएगा, और शाख से विशाख याद रखेंगे। चूंकि शत्रु 22 में प्रकाशित हुआ है और ये इसके ऊपर है, तो ये 1921 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके बाद आएगा जन्मेजय का नाग यज्ञ। जन्मेजय का नाग यज्ञ कब प्रकाशित हुआ था? 1926 ईस्वी में। इसे आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं
कि जन्मेजय ने नाग यज्ञ कब किया? जब वो 26 वर्ष का था तब उसने यज्ञ का आयोजन किया था। जन्मेजय ने जब वो 26 वर्ष का था तब यज्ञ का आयोजन किया था। क्यों किया था? उसके अंदर एक कामना थी। 26 वर्ष का जन्मेजय कितने वर्ष का था? आपको ये याद रखना है कि जो जन्मेजय था, जन्मेजय 26 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 26 वर्ष का था तब उसने एक यज्ञ का आयोजन किया था। क्यों किया था? क्योंकि उसके मन में एक कामना थी, उस कामना के कारण किया था। कौन सी कामना थी? तो मन में ये प्रश्न उठता है ना कि कौन सी कामना थी? तो वो जो कामना थी वो गुप्त थी। कामना कैसी थी? गुप्त थी। ठीक, ये आपने याद कर लिया। तो जन्मेजय 26 वर्ष का था, तो जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 ईस्वी क्यों किया था? उसके अंदर एक कामना थी। तो 26 के तुरंत एक साल बाद 1927 याद रखेंगे, क्योंकि ये क्रम से हैं, तो 26, 27, 28 ऐसे रहेगा बिल्कुल। जन्मेजय का नाग यज्ञ 26 अगर आपको याद रहेगा, उसके बाद कामना याद रहेगा कि जन्मेजय ने नाग यज्ञ कब क्यों किया था? उसके अंदर एक कामना थी। तो 26 के तुरंत बाद है तो 27, और उसकी जो कामना थी क्या थी? तो वो बिल्कुल गुप्त थी। गुप्त से स्कंद गुप्त आप याद रखेंगे। उसकी कामना कैसी थी? गुप्त। तो जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया अपनी कामना की पूर्ति के लिए, और वो जो उसकी कामना थी वो गुप्त थी। तो 26 साल का था तब उसने यज्ञ कर लिया था, और 26 के बाद तुरंत क्या है? 27 और 28, और कामना और स्कंद गुप्त। इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब इसके बाद एक घूट, इनका जो नाटक है ये 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये ऐसे भी बहुत बार पूछा जाता है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। 1930 ईस्वी में एक घूट इनका नाटक प्रकाशित हुआ था। चंद्रगुप्त हम पहले भी याद कर चुके हैं बहुत बार कि 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अभी हमने आपसे पूछा था कि चंद्रगुप्त कितने वर्ष का है, तो चंद्रगुप्त 31 वर्ष का है। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अब आता है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसे कैसे याद रखेंगे? बहुत महत्वपूर्ण जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है ध्रुव स्वामिनी। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जब आप ध्रुव स्वामिनी लिखते हैं तो जैसे ये शुरुआत करते हैं धा बनाते हैं, अगर धा से इसको हटा दिया जाए तो जैसे ही आप शुरुआत करेंगे तो ये देखिए 3 जैसी ही तो आकृति है। अगर इसको घुमा दिया जाए तो ये देखिए 3 जैसा ही तो लग रहा है, और बस इसके आगे और एक 3 बना दीजिए तो ये क्या बन जाएगा? 33। तो ध्रुव स्वामिनी कब प्रकाशित हुआ था? 1933। जैसे ही आप ध्रुव शब्द को लिखेंगे और ये आपने धा बनाया, इसी से आप याद रखिएगा कि बस यही 3 और लगाने हैं उसके पीछे। और ये जो जयशंकर प्रसाद जी का ध्रुव स्वामिनी है ये 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आप इसे ध से याद रख सकते हैं। तो अब एक बार इसे हम बहुत जल्दी फिर से देख लेते हैं कि सज्जन लोग कितने बचे हुए हैं? मात्र 10 बचे हैं। कल्याणी का परिणय मात्र 12 वर्ष की अवस्था में कर दिया गया, तब उसके अंदर बहुत करुणा थी। तो कल्याणी परिणय और करुणालय 1912 ईस्वी। प्रायश्चित 13 प्रायश्चित मैंने देखा था कि तो कैसे प्रायश्चित कर रहा था, इसको बस याद रखने के लिए बोल रही हूँ। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। 13 प्रायश्चित से 13 याद रख सकते हैं आप। तो प्रायश्चित कब हो गया? 1913 ईस्वी। राज्यश्री ये 1915 ईस्वी। 15 वर्ष की अवस्था में राज्य मिल गया था श्री को। विशाख और अजातशत्रु, तो अजातशत्रु मैंने आपसे पूछा कि आपका कोई एक शत्रु तो होगा, आपने कहा नहीं मेरे 2 शत्रु हैं। तो 2 से आप 22 याद रखेंगे, और जो शत्रु है वो आपकी शाख को मिटाने का प्रयास कर रहा है, वो उस शाख के ऊपर है। शत्रु कहाँ है? ऊपर है। तो 1921, क्योंकि 1 वर्ष पहले है। इसके बाद आ जाता है जन्मेजय का नाग यज्ञ। जन्मेजय 26 वर्ष का था तब उसने यज्ञ किया, उसमें कामना थी और वो कामना नितांत गुप्त थी। तो जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया जब वो 26 साल का था। उसके बाद कामना गुप्त थी, तो कामना से उनका कामना नाटक, और गुप्त से स्कंद गुप्त, चूंकि तुरंत बाद है तो 27 और 28। उसके बाद एक घूट 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और चंद्रगुप्त कितने वर्ष का था? 31 वर्ष का, और ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी। इस तरह से हमने जयशंकर प्रसाद जी के जो नाटक हैं उनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो क्रम है उसे याद करने का प्रयास किया है, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को याद हो जाए ये, और याद होना चाहिए अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो अब हम इसके आगे
जो प्रश्नों को देखेंगे और जहां पर जितने बार भी इस तरह का प्रश्न आएगा जिसमें कहीं पर भी प्रायश्चित आ जाए या राजश्री आ जाए या विशाख आ जाए, तो आप उसको ऐसे ही, आपको पृष्ठ आगे नहीं बढ़ा देना है या वीडियो को आपको आगे नहीं बढ़ा देना है, आपको उसे ध्यान से सुनना है। जितने भी बार आए उतने बार सुनना है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। सन और सन बार बार पूछे जाते हैं और कोई बहुत कठिन नहीं है, आप इनसे घबराइए बिल्कुल भी नहीं। जितने बार आप पढ़ेंगे आपको ये याद हो जाएंगे। तो अभी निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है? तो कल्पतरु। अभी ये जो हमने जयशंकर प्रसाद जी के 13 नाटक देखे, इसमें आप खुद देखिए कल्पतरु नाम का कोई भी नाटक नहीं आया है। तो कल्पतरु जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। अभी तो कामना, करुणालय और अजातशत्रु ये सभी जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। कल्पतरु इनका नाटक नहीं है। अब एक बार ये चारों विकल्प में जो 3 नाटक जयशंकर प्रसाद जी के हैं, इनका तुरंत प्रकाशन वर्ष देख लीजिए। कामना कब प्रकाशित हुआ था? 1927 ईस्वी हमने देखा था, क्योंकि जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया था 26 वर्ष की अवस्था में, और उसके भीतर एक कामना थी नाग यज्ञ करने की, तो उसके तुरंत बाद 27। करुणालय कब प्रकाशित हुआ था? 1912 ईस्वी, चूंकि वो कल्याणी का परिणय कब हुआ? 12 वर्ष की अवस्था में, तब उसके अंदर बहुत करुणा थी, तो 1912। अजातशत्रु 1922 ईस्वी। तो इस तरह से हमने देख लिया। ये जितने भी नाटक नीचे दिए हुए हैं हमें सबके प्रकाशन वर्ष याद हैं। सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 28, एक घूट 1930, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव स्वामी 1933। ये याद हो गए? मुझे याद हो गए हैं, तो आशा करती हूँ आपको भी याद ही हो गए होंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है? मिश्र बंधु ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने या राहुल सांकृत्यायन ने? तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, रामचंद्र शुक्ल जी ने। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। स्कंदगुप्त की रचना 1928 ईस्वी में हुई थी और इसमें कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रमुख नाटक हैं सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूट, चंद्रगुप्त व ध्रुव स्वामी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यह संवाद किसका है? एक संवाद दिया गया है। संवाद है कि रोने से, भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा? ये धातुसेन ने कहा है, स्कंदगुप्त ने कहा है, भट्टार्क ने कहा है या कुमार गुप्त ने कहा है? तो ये बात कही है भट्टार्क ने। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। रोने से, भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा? ये संवाद है जयशंकर प्रसाद कृत स्कंदगुप्त नाटक में भट्टार्क का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। यह कथन किसका है? मल्लिका का, कालिदास का, प्रियंगु मंजरी का या विलोम का? तो अगर आप लोगों ने आषाढ़ का एक दिन नाटक पढ़ा होगा तो आप तुरंत पहचान जाएंगे ये जो कथन है ये कहा था प्रियंगु मंजरी ने। ये जब मल्लिका से मिलने जाती हैं वहां का कथन है ये प्रियंगु मंजरी जो है ये कालिदास जी की पत्नी है और ये उनकी प्रेमिका मल्लिका से मिलने जाती हैं और तब कहती हैं, ये आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी का नाटक है। अगर ये आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है तो निश्चित रूप से आपको पढ़ना चाहिए। वैसे भी पढ़ना ही चाहिए, आप साहित्य के विद्यार्थी हैं और प्रश्न तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन जब कोई कृति पाठ्यक्रम में लगी होती है तो निश्चित रूप से उसके जो संवाद इत्यादि होते हैं, महत्वपूर्ण संवाद, वे पूछे जाते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से कि आप वे पढ़ें। कोई भी कृति आपको पूरी पढ़नी चाहिए, उसका मूल पाठ आपको पूरा पढ़ना चाहिए। ये देखिए प्रियंगु कहती है, ये पूरा कथन यहां से शुरू होता है और ये यहां तक है
कह रही है ऐसे अवसरों पर उनके मन को संतुलित रखने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाएं तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। ये मल्लिका को बता रही है, क्योंकि जो कालिदास जी थे वे साहित्य से राजनीति के क्षेत्र में आए थे, और चूंकि वे कवि थे और कवि का क्षेत्र और राजनीति का क्षेत्र बहुत अलग है, उनमें जो कार्य है वो बहुत अलग है। कवि हृदय से काम लेता है और एक जो राजनीतिज्ञ है वो मस्तिष्क से काम लेता है। तो बिल्कुल जो क्षेत्र है वो बिल्कुल अलग है और उनका आपस में कोई मेल नहीं है। ये बात कौन कह रही है? प्रियंगु मंजरी, जो कि कालिदास जी की पत्नी है इस नाटक में, वे मल्लिका से कह रही हैं कि राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। ये बात प्रियंगु मंजरी मल्लिका से कह रही है। तो आपने इसे इस नाटक में देख लिया, आषाढ़ का एक दिन। अब इसके आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है उसमें भी एक कथन दिया गया है। कथन है कि स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। ये बात किसने कही है? पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या लक्ष्मी नारायण लाल ने? तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने ये बात कही है। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों के संबंध में यह कथन प्रमुख इतिहासकार और समालोचक पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का है। रेडियो एकांकी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है रेडियो एकांकी को? श्रव्य एकांकी, आकाशवाणी एकांकी, मौखिक एकांकी या ध्वनि एकांकी? तो विकल्प डी सही होगा, ध्वनि एकांकी। रेडियो एकांकी को ध्वनि एकांकी कहा जाता है। अन्य जो विकल्प हैं वे तर्क संगत नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, खामोश नाटक जारी है, नाटक किसने लिखा है? रामकुमार वर्मा ने, हरिकृष्ण प्रेमी ने, विजय तेंदुलकर ने या सुरेंद्र वर्मा जी ने? तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, विजय तेंदुलकर ने। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि खामोश अदालत जारी है, तो अदालत जारी है तो विजय भी होगी। अदालत जारी होने से क्या होगा? विजय तो मिलेगी ही। तो खामोश अदालत जारी है, विजय मिलेगी। इसको इस तरह से जोड़ करके आप याद रख सकते हैं कि खामोश अदालत जारी है, ये विजय तेंदुलकर जी का नाटक है। यह नाटक शांतता कोर्ट चालू आहे, ये मूल मराठी नाटक का अनुवाद है। जो मूल मराठी नाटक है उसका नाम है शांतता कोर्ट चालू आहे, और हिंदी अनुवाद क्या है? खामोश अदालत जारी है। अन्य नाटककार व नाटक का विवरण नीचे दिया गया है। विजय तेंदुलकर जी का नाटक है घासीराम कोतवाल, रामकुमार वर्मा जी के कौमुदी महोत्सव और विजय पर्व, हरिकृष्ण प्रेमी का स्वप्न भंग, उद्धार, शतरंज के खिलाड़ी, ऐतिहासिक नाटक है इनके। सुरेंद्र वर्मा जी का है द्रौपदी सेतुबंध, 8वां सर्ग, 1 दूनी 1 आदि। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम एकांकी कौन है? कौन सा है इनमें से? उपाधि और व्याधि, एक घूट, बादल की मृत्यु या तेंदुआ? तो विकल्प बी बादल की मृत्यु यहाँ पर सही होगा। बादल की मृत्यु डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का एकांकी है और अधिकांश विद्वान इसी को मानते हैं। इसके अतिरिक्त जो एक घूट है ये भी 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और कुछ आलोचकों का मानना है कि एक घूट हिंदी का पहला एकांकी है, लेकिन पश्चिमी जो नाट्य विधान है उसको ध्यान में रखते हुए बादल की मृत्यु डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने सबसे पहले लिखा था, इसलिए बादल की मृत्यु को ही हिंदी का पहला एकांकी माना जाता है। हिंदी की प्रथम एकांकी बादल की मृत्यु है, और यह डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर लिखा गया है। इनके जो अन्य एकांकी हैं वे इस प्रकार है: रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, रूप रंग, ऋतुराज, सप्तकिरण, रिमझिम, कामकंदला, बापू, रजत रश्मि, कौमुदी महोत्सव आदि। अगला प्रश्न है कि कौन सा लेखक एकांकीकार नहीं है? भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, रामकुमार वर्मा या पांडे बेचन शर्मा उग्र? तो विकल्प डी सही होगा, पांडे बेचन शर्मा उग्र एकांकीकार नहीं है।
अन्य सभी एकांकीकार हैं। भगवती चरण वर्मा जी ने भी एकांकी लिखी है, उपेंद्रनाथ अश्क ने भी, और राम कुमार वर्मा जी ने भी। राम कुमार वर्मा जी की तो एकांकी बहुत प्रसिद्ध है और इनकी एकांकी को तो हिंदी की पहली एकांकी माना जाता है, बादल की मृत्यु को। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की जो एकांकियां हैं उन्हें देखते हैं। पृथ्वीराज की आंखें, चारुमित्रा, रूप रंग, विभूति, सप्तकिरण, स्वर्ग की झलक आदि। उपेंद्रनाथ अश्क की है चरवाहे, खिड़की, अंधी गली, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, जोक, मोहब्बत आदि। भगवती चरण वर्मा की एकांकी है सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल दो कलाकार। ये किसके हैं? भगवती चरण वर्मा जी के। अगला है नाटक को पंचम वेद मानने वाले कौन है, अर्थात नाटक को पंचम वेद किसने माना है? तो भरत मुनि जी ने माना है, विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प हैं डॉक्टर नगेंद्र, बाबू गुलाब राय और आनंद वर्धन। नाटक को पंचम वेद मानने वाले भरत मुनि हैं। नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं। इस ग्रंथ में प्रतिभिज्ञा दर्शन की छाप है। प्रतिभिज्ञा दर्शन में स्वीकृत 36 मूल तत्वों के प्रतीक स्वरूप नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं। लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है? तो मोहन राकेश जी का है। लहरों के राजहंस कब प्रकाशित हुआ था? 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अन्य विकल्प है उपेंद्रनाथ अश्क, हरिकृष्ण प्रेमी और सेठ गोविंद दास। लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार मोहन राकेश है। मोहन राकेश के अन्य नाटक इस प्रकार है: आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले जमीन, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियां टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक, छतरियां, शायद और हूं। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष के महाकाव्य सौंदरानंद के आधार पर की थी। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि लहरों के राजहंस जो नाटक है इसकी रचना उन्होंने किसके आधार पर की थी? तो ध्यान रखिएगा, अश्वघोष के सौंदरानंद के आधार पर। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि लबड़ धौधो एकांकी संग्रह किसका है? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का है, राम कुमार वर्मा जी का है, जगदीश चंद्र माथुर का है या बद्रीनाथ भट्ट का है? तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। लबड़ धौधो जो एकांकी संग्रह है ये बद्रीनाथ भट्ट जी का है। राम कुमार वर्मा जी के प्रसिद्ध एकांकी हैं पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रजत रश्मि, दीपदान, काम कंदलावा, बापू। जगदीश चंद्र माथुर जी के हैं मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, कबूतर खाना। रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अभी हमने कई बार देखा कि रेशमी टाई किसकी कृति है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का एकांकी है। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, रा से रेशमी टाई और रा से राम कुमार वर्मा। अन्य विकल्प है मोहन राकेश, उपेंद्रनाथ अश्क व भगवती चरण वर्मा। रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अन्य एकांकी हैं पृथ्वीराज की आंखें, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, काम कंदला, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम। वहीं उपेंद्रनाथ अश्क जी के एकांकी हैं लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोक, स्वर्ग की झलक। और भगवती चरण वर्मा जी के हैं सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल मैं और दो कलाकार। अगला प्रश्न है कि श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है इनमें से? तो कलि कौतुक रूपक लाला श्रीनिवास दास जी का नहीं है। इसके अतिरिक्त रणधीर प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर और तप्ता संवरण ये श्रीनिवास दास जी के ही हैं। कलि कौतुक रूपक जो है ये प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित एक प्रहसन है। यह रचना 1886 ईस्वी में लिखी गई थी और रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का पहला दुखांतक नाटक है। इसके लेखक लाला श्रीनिवास दास जी हैं और इनका अन्य जो नाटक है वे संयोगिता स्वयंवर और तप्ता संवरण आदि हैं। कलि कौतुक रूपक प्रताप नारायण मिश्र जी का है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि यदि आप कौतुक करेंगे तभी आपको प्रताप मिलेगा, जब तक आप कोई कौतुक नहीं करेंगे तब तक प्रताप का अर्जन नहीं होगा। तो कौतुक करने से क्या मिलेगा? प्रताप। इसे आप ऐसे याद रखेंगे। तो कलि कौतुक रूपक प्रताप नारायण मिश्र जी का नाटक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो पृथ्वीराज की आंखें डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का बिल्कुल सही है। अन्य जो है ये गलत है। एक कंठ विस्पाई भारत भूषण अग्रवाल का नहीं है, ये दुष्यंत कुमार का है। अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल जी का है, दुष्यंत कुमार का नहीं है। बादल की मृत्यु भुवनेश्वर प्रसाद का नहीं है, बल्कि ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का एकांकी है, अभी हमने देखा था। तो यहाँ तक हमने प्रश्नों को देख लिया है। आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्नों को रखते हैं।
इसके आगे के प्रश्नों का अभ्यास हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।